Hello, welcome to the next lecture. In this lecture, we are going to see the X-ray diffraction. So, a crystal consists of a regular array of the atoms, each of which can scatter EM wave. The mechanism of scattering is straightforward here. This is very simple if you know how scattering work. Okay, so let us start with basic. Atom in a constant electric field becomes polarized. एटम जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रख दो तो पोलराइज हो जाता है, क्योंकि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज का है और ये नेगेटिव का है, तो दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो एटम जो है थोड़ा सा, ये पहले ऐसा था, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन है। अब ये थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, ऐसा लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन एक तरफ खींच के जाएगा, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस फेस करते हैं व्हेन दे आर केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये सब फोर्सेस जो है बहुत ही छोटे होते हैं व्हेन इट इज कंपेयर टू द फोर्स दैट इज होल्डिंग द एटम टुगेदर। ठीक है, इसीलिए रिजल्ट जो होता है is distorted charge distribution equivalent to electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विवेलेंट में हमें रिजल्ट मिलता है। These all are covered in the David-Griffiths chapter. Okay, आई थिंक द चैप्टर नंबर 5 आप लोग देख लेना, उसमें ये डाइपोल वाले में साफ साफ कैसे पोलराइजेशन होता है, क्या होता है, सब कुछ समझाया हुआ है। इसमें हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चूंकि अपोजिट चार्ज के होते हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फेस करेंगे और वो थोड़े से इलोंगेट हो जाएंगे। इसी को बोला जाता है पोलराइज हो जाना, दो पोल बन जाना। दिस इज पोल 1 है ना, दिस इज पोल 2। लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ दो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो इसीलिए ऐसा उनका नाम पड़ा है। इन द प्रेजेंस ऑफ, अब क्या है कि अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ईएमएफ का, ठीक है, अगर उसके प्रेजेंस में हो तो पोलराइजेशन जो है सेम फ्रीक्वेंसी से बैक एंड फोर्थ होता रहेगा। क्योंकि अगर ईएम वेव अगर अल्टरनेट कर रहा हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका भी डायरेक्शन चेंज होता जाएगा और ईएम वेव का फ्रीक्वेंसी और इनके पोलराइजेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा। अब देखते हैं कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इस प्रकार से अब चूंकि आपने क्या किया कि ईएम वेव जो है वो अल्टरनेट करा दिया है, तो पोलराइजेशन जो है वो ऑसिलेट कर रहा है ना। कभी इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट में फोर्स लग रहा है तो कभी राइट पे फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अब क्रिएट हो गया है। ठीक है, और ये क्यों क्रिएट हो रहा है, अब ये काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कहाँ से आ रही है, यह एनर्जी जो है इनकमिंग वेव से आ रही है। अभी ऑसिलेटिंग डाइपोल जो है, अब इसके पास एनर्जी आ रही है तो एनर्जी रिलीज भी करेगी, तो ये रेडिएट भी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसी फ्रीक्वेंसी का, ऑफ द फ्रीक्वेंसी न्यू, एंड दिस सेकेंडरी वेव्स गो आउट इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जो वेव जो रेडिएट आउट हो रहा है, पहले ईएमएफ इसे किसी एक डायरेक्शन से आके मिल रहा था इस एटम को, लेकिन अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक ये जो है ये एक डाइपोल की तरह काम सॉरी, ये एक प्रकार से ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है। तो अब जो है ये जो ईएमएफ जो रेडिएट आउट करेगा वो सारे डायरेक्शन में करेगा एक्सेप्ट अलोंग द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल का अगर ये एक्सिस है तो इसके अलोंग नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे अलोंग जो है, सारे डायरेक्शन में जो है, सारे डायरेक्शन के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एमिनेट करेगा। In an assembly of the atoms exposed to unpolarized radiation, the latter restriction does not apply since the contribution of the individual atoms are random. तो वेव टर्मिनोलॉजी में सेकेंडरी वेव जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है उसका। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो दिस थिंग इज ऑल्सो कवर्ड इन दी अजोय घटक बुक। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा जो पार्ट है, अगर ये क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं है, अगर आपकी बेसिक्स, हालांकि यू आर एक्सपेक्टेड कि आप यहाँ पेपर 1 पढ़ के ही आए होंगे, बट स्टिल आप अगर पेपर 1 आपने पढ़ा नहीं है, फिर आपके ध्यान में नहीं है, तो ये सब आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अब स्कैटरिंग प्रोसेस जो है, इसका मतलब है कि involves atoms that absorb the incident plane wave,
बट दे री इमिट द स्फेरिकल वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ये जो प्लेन वेव देखिए, ये वेव प्लेन है, ठीक है, ये आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एटम से टकराने के बाद जो है, क्योंकि अल्टरनेटिंग थे, तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया। तो ये स्कैटर्ड वेव जो है वो स्फेरिकल होते हैं, दिस आर द स्फेयर्स। सो द स्कैटरिंग ऑफ EM रेडिएशन बाय a group of atom is depicted in this picture। ठीक है, और प्लेन वेव जो है कैसे रीमिट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव। अब देखते हैं कि जो एक्सरेज का जो मोनोक्रोमेटिक बीम है, ठीक है, मतलब सिंगल कलर का, सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो बीम है, ठीक है, वो क्रिस्टल पे फॉल करता है और हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरेज किसी भी क्रिस्टल पे फॉल करेगा, तो मैंने बताया स्कैटर क्यों होगा, क्योंकि वो पोलराइज हो रहा, और फिर पोलराइज होने के बाद ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा, और फिर वो EMF ऑसिलेट, ये जो सेकेंडरी जो है वेव की तरह वो काम करता है इमिनेट होने के बाद। और हम लोग वेव में जानते हैं कि सेकेंडरी वेव का जो नेचर होता है दैट इज स्फेरिकल। तो स्फेरिकल इसीलिए सारे डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर होगा। However, owing to the regular arrangement of atom in certain directions, the scattered wave will constructively interfere। अब क्या है कि EM वेव जब आ रहा, तो एटम्स जो हैं, हर एलिमेंट का या हर मैटर का एटम जो अलग अलग होता है, उनके अरेंजमेंट भी डेफिनेट होते हैं, वो हमारे हिसाब से नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि कुछ डायरेक्शन में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और कुछ डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव का एम्पलीट्यूड अगर सेम फेज में है, यानी वो एक ही टाइम अप जा रहे हैं और एक ही टाइम डाउन जा रहे हैं, वैसे ये दो वेव, ठीक है, इनका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो सेम मोमेंट पे हो रहा है, और मिनिमम भी सेम मोमेंट पे हो रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग वेव जो होगा उसका एम्पलीट्यूड कुछ दोनों से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन इसी का उल्टा हो, जैसे कि एक हाई जा रहा और उसी मोमेंट पे दूसरे का लो जा रहा, ठीक है, तो ये जब ऐड होंगे तो ये दोनों जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और काफ़ी छोटी सी वेव में भी बन जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही होता है कि किसी डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, किसी डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेयर करने का मतलब दो चीज़ों का आपस में मिलना। ग्रामेटिकल वर्ड से भी हमें चीज़ें पकड़नी आनी चाहिए। सो एटम्स इन ए क्रिस्टल में बी थॉट एज ऑफ डिफाइनिंग फैमिलीज ऑफ पैरेलल प्लेन। अब एटम जो है, अगर एटम्स ऐसे ऐसे रख दिया जाए, तो क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि प्लेन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्लेन्स बनते हैं, और इनके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन भी होता होगा, क्योंकि हर एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक बाइंडिंग फोर्स होता है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस जो है उनके बीच में होगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस जो है WL ब्रैग ने 1913 में सजेस्ट किया था, और इन्हीं के हॉनर में हम लोगों ने इनका नाम रखा है ब्रैग्स प्लेन। ऑल प्लेन्स आर कॉल्ड ब्रैग्स प्लेन। So, the condition that must be fulfilled for radiation scattered by crystal atom to undergo constructive interference may be obtained from diagram in figure 2.20. A beam containing X-ray of wavelength lambda is incident upon a crystal at angle theta with a family of Bragg's plane whose spacing is small d. तो Bragg's plane के बीच में spacing कितनी है? small d. The beam goes past atom A in the first plane and atom B in the next plane, and each of them scatters part of the beam। हर एटम जो है अपने अपने हिसाब से बीम को रैंडम डायरेक्शन में स्कैटर करेगा। ठीक है, और वही स्कैटरिंग जो है उसका दो, चूंकि मल्टीपल एटम है तो मल्टीपल इंटरफेरेंसेस होंगे, है ना, तो वहां पे चांसेस है कि कभी जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, या कभी ऐसा चांस होगा कि डिस्ट्रक्टिव हो जाए। अब हमें ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है
टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन दोज स्कैटर्ड रेज दैट आर पैरेलल। पहले तो कि उनको पैरेलल होना पड़ेगा, ओके, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और दूसरा है कि उनका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के मल्टीपल में होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि क्रेस्ट जो है दोनों वेव के सेम टाइम पे रीच करें, ठीक है। जैसे कि एक वेव ऐसे गया, ठीक है, तो ये इसका क्रेस्ट है, ठीक है, ये इसका ड्रॉ है, और एक फिर से ये वेव ऐसे शुरू होगा और फिर से ऐसे जाएगा, ठीक है। और दूसरा वेव जो है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा वेवलेंथ हो गया, तो अब जो आपका सेकेंड वेव जो है वो इस प्रकार से जाना चाहिए कि उसका जो क्रेस्ट और जो फर्स्ट वेव का जो क्रेस्ट या ट्रो है, या फिर सेकेंड वेव का जो क्रेस्ट और ट्रो है, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब दूसरा वेवलेंथ और पहले वेवलेंथ के बीच का जो पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा या 2 टाइम्स लैम्डा या 3 टाइम्स लैम्डा एंड सो ऑन हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वेव जो है ऐसे यहाँ से शुरू हो सकता है। तो देखिए आप, मैंने जो है ये वेव यहाँ से शुरू हो रहा था और ये वेव यहाँ से शुरू हो रहा था, इसके और इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो एग्जैक्टली लैम्डा के बराबर है। सो दिस इज द केस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So this is the figure. The only rays scattered by A and B for which this is true is labeled here. ठीक है, तो देखिए एटम ए यहाँ पर है और एटम बी यहाँ पर है, ठीक है, और दो वेव आते हैं, रेज आते हैं, और यहाँ से ऐसे होके स्कैटर होके इस डायरेक्शन में सपोज करिए कि जा रहे हैं वो, और दूसरे केस में यहाँ से यहाँ आ रहा, एंड दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। एंड ये सब जो प्लेन्स हैं, ये सब जो ब्रैग्स प्लेन्स हैं जो कि हम लोगों ने अभी देखा, क्योंकि एटम्स को ऐसा इमेजिन किया जा सकता है कि वो प्लेन्स में पहले से अरेंज्ड हो, तो ब्रैग के ऑनर में इनका नाम रखा गया ब्रैग्स प्लेन। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो है स्मॉल डी। तो आप अगर ढंग से देखें तो आप अगर ढंग से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ है वो है रे का ए से टकराने के बाद, ये दो पाथ है। और रे टू का जो बी से टकराने का जो पाथ है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस इतना इधर हो गया और जितना इधर हो गया, ये इसको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा है, ठीक है। तो अगर पाथ डिफरेंस इतना ही रहा, ठीक है, जो कि, और अगर वो लैम्डा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा के मल्टीपल में है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि वेव का जो क्रेस्ट है दोनों का वो सेम टाइम पे कभी ना कभी मैच करेगा, ओके। तो ज्योमेट्री से आप पता कर सकते हो कि दिस इज, दे बोथ आर इंडिविजुअली डी साइन थीटा। तो इसके लिए डी साइन थीटा और इसके लिए भी डी साइन थीटा आप ऐड करो तो आएगा 2D साइन थीटा। तो यही हमारा पाथ डिफरेंस है, और ये जो है लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, ओके। सो लुक अगेन, तो लेट मी क्लियर ऑल द इंक। अब देखिए कि दोनों रेज को जो है, दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, एक कितना आगे चल रहा। तो देखिए रे वन को थोड़ा डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ा, ओके, फ्रॉम द ज्योमेट्री यू कैन सी दैट। और रे टू को चूंकि बी से टकराना है तो इनको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा। अब रे बी जो है ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो ज़्यादा ट्रेवल कर रहा, और दोनों पाथ का जो आप डिस्टेंस अगर पता करें ट्रिग्नोमेट्री लगाकर, तो दे आर डी साइन थीटा। तो आप दो बार डी साइन थीटा, एक इसके लिए और एक इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 2D साइन थीटा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस, और हम लोग ने देखा कि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए, ओके। तो लैम्डा का मल्टीपल होगा तभी जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हमें इस प्रकार से जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, है ना। 2D साइन थीटा क्या है, दिस इज द पाथ डिफरेंस, एंड दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द वेव्स, ओके। वेव्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
तो रे टू को जो है टू डी साइन थीटा जो है फर्दर होना पड़ेगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। और इस केस में क्या है कि हमारा लैम्डा आराम से मिल जाएगा बिकॉज वी नो द डी एंड थीटा। डी और थीटा पता है तो यू विल नो द लैम्डा, और इस हिसाब से एक्सरेज का वेवलेंथ जो है वो पता करने का ये सबसे एक्यूरेट तरीका माना जाता है। अब हम देख सकते हैं एक्सरेज को डिटेक्ट करने का सिमेट्रिक डायग्राम। देखिए यहाँ पर ये ब्रैग्स प्लेन ये बनाया गया है, ठीक है। अब एक्सरे यहाँ से ऐसे जाएगा, जिस एंगल पे वो टकराएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो दोनों थीटा ही रहेंगे। और आप इस डिटेक्टर को ऐसे ऐसे आप मूव करा सकते हो इस सर्कल के अलॉन्ग, तो आपको पता हो जाएगा डिटेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है एक्सरेज कब डिटेक्ट हो रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है वहीं पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो हम बोल सकते हैं कि एक्सरेज का जो है ये हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2D साइन थीटा इज एन टाइम्स लैम्डा। ओके, और थीटा यहाँ से पता होगा आपको, और डी जो है आपको मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक से पहले से पता होगा। सो यू कैन नाउ नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट डिफ्रैक्शन लेक्चर ऑफ द एक्सरेज, और ये हमें सॉलिड स्टेट में भी पढ़ना था, हम लोगों ने यहीं पे कवर कर लिया। तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।